नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप को बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ने 12 मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर चर्चा की और उन्हें राम राज्य का पूरा पर्चा थमा दिया। इसका श्री गणेश अयोध्या से हुआ है। बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री रामलला का नाम लेकर मोदी को फॉलो करेंगे। यह मोदी का रामबाण है। पार्टी को लगता है यूपी में योगी राज को वापस लाने का रास्ता अयोध्या से ही खुलेगा। यूपी में विपक्ष ने क्या सोचा है और बीजेपी ने कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की है, अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ देखिए एक खास रिपोर्ट। राम राम जय राजा राम। राम बनाएंगे सारे काम। महादेव के धाम में मोदी के धार्मिक समारोह के बाद राम की नगरी पर फोकस बढ़ा है। बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के उप मुख्यमंत्री एक साथ रामलला के दरबार में पहुंचे तो अयोध्या में सब भगवा भगवा हो गया। राम की नगरी वैसे तो हर क्षण राममय रहती है। सरयू के किनारे हर दिन सियाराम का गुणगान होता है। आज यहां से जय श्री राम का जोरदार जय घोष गूंजा। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्रियों की सामूहिक पूजा और सरयू की आरती। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, आगरा से लेकर जौनपुर तक, यूपी के कोने कोने में आज अयोध्या की बड़ी चर्चा है। शिवराज चौहान जी हमारे साथ हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। अयोध्या की जमीन पर सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या कहेंगे? जीवन धन्य करने आए। आप राम जन्मभूमि पर आए पूरे बीजेपी परिवार के साथ, कैसे देखते हैं इसको? जय श्री राम। पहले तो मैं बहुत मन प्रसन्न हुआ और मैंने जो श्रद्धा रखते हैं रामलला के और इसी के लिए रामलला का दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रभु रामचंद्र जी सबका कल्याण करें। रामलला के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जो वर्षों का संघर्ष था वो संघर्ष काम आया और नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने मिलकर के इन मंदिरों का जो पुनरुद्धार किया है, निश्चित रूप से जनता का कल्याण। सारे सीएम एक साथ पहुंचे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश में? देश को एक नए निर्माण की तरफ ले जाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, वो संकल्प इसी प्रकार से बार बार इकट्ठा होने से ही और नव विचार करने के बाद ही ये सब पूरा होने वाला है। और मोदी जी की जो इसमें नई इनोवेटिव जो आइडियाज हैं, इसके कारण से सारे देश का कल्याण। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए बीजेपी मुख्यमंत्रियों की काशी अयोध्या यात्रा राजनीति का हॉट टॉपिक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं। अपनी पत्नी के साथ यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे इस मौके को? हनुमान जी का दर्शन मिला, उससे और क्या सुख का बाद हो सकता है, इससे क्या भाग्य का बाद हो सकता है। आप काशी विश्वनाथ में भी थे, यहाँ भी थे, सभी मुख्यमंत्री आए हैं। क्या एक लार्जर मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये मैसेज नहीं है। अयोध्या का मंदिर का नया निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर निर्माण हुआ, उसमें शामिल होने का सौभाग्य हुआ। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई मैसेज नहीं होता है। इसमें यही होता है कि इतना अच्छा काम होता है तो दर्शन का सौभाग्य मिला। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। ये दोनों प्रतीक कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे लेकर जाएंगे? हमारी पहचान ये भारत का सभ्यता का एक उत्थान का संकेत देता है। ये जो आज काम हुआ है यूपी में, इसी से आपका मन में कॉन्फिडेंस होता है कि भारत अभी आगे बढ़ने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, परिवार के साथ यहाँ आना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आना क्या मायने रखता है? सब दर्शन किया है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और अच्छी तरह से दर्शन हो गए। जय श्री राम। ये तो अभी झांकी है। यूपी में अगले 4 महीने का प्रोग्राम बाकी है। काशी कोई एक दिन का इवेंट नहीं था। उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल को राममय कर देने के लिए अब रोज कुछ न कुछ होगा। अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई। काशी में राम राज्य का नया पर्चा पास हुआ। 4.5 घंटे तक सुशासन पर चर्चा हुई और पिक्चर अयोध्या में क्लियर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में 2 बार बीजेपी मुख्यमंत्रियों से मिले। पहली बार क्रूज पर अनऑफिशियल मीटिंग हुई,
फिर अगले दिन मुख्यमंत्री परिषद की ऑफिशियल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री ने 2 तस्वीरें लगाकर सिर्फ 2 लाइनें लिखी। इसके 2 शब्दों पर गौर कीजिए, गुड गवर्नेंस और प्रैक्टिसेस। क्लू खुद नरेंद्र मोदी ने दिया, डिटेल हम बताते हैं। मोदी और मुख्यमंत्रियों की 4.5 घंटे की मीटिंग में एजेंडा पॉइंट्स बहुत क्लियर थे। राम राज, सुशासन, ईज ऑफ लिविंग, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, डेटा, लास्ट माइल डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस मॉडल, लाइसेंस राज का खात्मा, क्वालिटी और आत्मनिर्भर भारत। जब मोदी और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मिले तो क्या बात हुई? प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को राम राज्य और सुशासन का पाठ पढ़ाया। सभी 12 मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी सरकार का प्रेजेंटेशन दिया। उसी मीटिंग में योगी राज वापस लाने का प्लान डिस्कस हुआ। वहीं यह तय हुआ कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में दर्शन और पूजन के बाद राम का नाम और राम राज्य का संदेश यहां से घर घर पहुंचाने की तैयारी है। रथ तैयार हो रहे हैं जिन पर बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठेंगे। जिले जिले, गांव गांव तक जन विश्वास यात्रा से जनता का विश्वास जीता जाएगा। 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होगी। जनवरी के पहले हफ्ते में इसका समापन होगा और फिर 10 जनवरी को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हो गई। ये तो हो गई आगे की तैयारी। आज तो मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन से ही गदगद हैं। रिएक्शन थोड़ी है, यहाँ तो एक्शन ही एक्शन है। सौभाग्य है कि रामलला की जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। पहली बार जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, पहली बार आने का सौभाग्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम नया उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। अयोध्या में पहली बार आया हूँ। मैं रामलला का दर्शन लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ माननीय मोदी जी का, जिस तरह से काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर उन्होंने बना दिया है और पूरे देश और विदेश से पर्यटक काशी में भी आएंगे, अयोध्या में भी आएंगे तो रामलला का दर्शन लेने के लिए आए। हिंदू तो एजेंडा नहीं है, हिंदू हमारा जीवन ही है, तो उसमें एजेंडा क्या बात है, हिंदू है ही हम। पहले काशी, फिर अयोध्या, पहले शिव, फिर राम। प्रधानमंत्री और बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, इसमें धर्म भी है, कर्म भी है, जाति का एंगल भी है और 22 की लड़ाई जीतने का फुल प्रूफ प्लान भी है। मैदान में मुख्यमंत्री उतारे गए हैं और कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रयागराज में महाकुंभ कराने के लिए 4200 करोड़, काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 800 करोड़ और नई अयोध्या के निर्माण के लिए 640 करोड़। मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिस धारा को शुरू किया है, यूपी में योगी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। 22 में योगी राज की वापसी 24 की बड़ी लड़ाई का ग्राउंड तैयार करेगी। इसलिए काशी प्रयोग को अयोध्या के रास्ते आगे बढ़ाया जा रहा है। योगी ने यूपी नंबर 1 का नारा दिया है। क्या ये काशी और अयोध्या के रास्ते ही मुमकिन होगा? कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। काशी में महादेव का मंदिर सबको दिखता है। विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद गंगा किनारे से भी बाबा के मंदिर का स्वर्ण शिखर देखा जा सकता है। अयोध्या में रामलला का मंदिर अभी बन ही रहा है। यूपी चुनाव होने तक मंदिर पूरा नहीं होगा। पोस्टर में क्या छपेगा, इस पर दुविधा हो सकती है। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के मन में कोई दुविधा नहीं रखना चाहती, इसलिए रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे जहां रामलला का मंदिर बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सेक्रेटरी चंपत राय ने मुख्यमंत्रियों को प्रेजेंटेशन दिया। सामने अगर आप देखेंगे तो सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर हुए निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए आए थे। उनको एक प्रेजेंटेशन दी गई, बताया गया कि किस तरीके से अयोध्या में
प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। एक डिज़ाइन यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि किस तरीके से 36 फीट 14.5 मीटर गहरी एक नींव तैयार की गई थी और ये अलग अलग स्तर पर किस तरह का निर्माण होना है उसकी जानकारी है। सामने प्रेजेंटेशन है। चंपत राय यहाँ पर मौजूद हैं। चंपत राय जी यहाँ दिखा रहे थे और जो आप पीछे देख रहे हैं ये सबसे ताज़ा तस्वीर है भगवान श्री राम के मंदिर की। फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और अब ग्रेनाइट के पत्थर के साथ एक नींव तैयार की जाए और आगे का निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे उन्हें राम मंदिर निर्माण की गति और क्या क्या भविष्य में किस तरीके से निर्माण होगा वो सब बताया गया और इसको लेकर चंपत राय जी ने एक प्रेजेंटेशन सभी मुख्यमंत्रियों को दी है और ये वो तस्वीर बाकायदा उन्हें बताया गया कि ये यहाँ सीता कूप बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो फाउंडेशन है किस तरह से लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कंक्रीट को दबा दबा कर एक शिला तैयार की गई है जिसको हम फाउंडेशन कह रहे हैं। उसके बाद इस तरह के कंक्रीट के ब्लॉक का एक हिस्सा बनाया जाएगा और उसके बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर होगा। पहले तल पर भगवान श्री राम का मंदिर होगा, दूसरे तल को हाइट की वजह से इंक्लूड किया गया है, ऐसा चंपत राय जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को बताया है और ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव भराई पूरी हो चुकी है। इसके लिए 56 लेयर में कॉम्पैक्ट रोलर कंक्रीट डाला गया। नींव में लोहा और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। राम मंदिर में पत्थर के अलावा सिर्फ तांबे का इस्तेमाल हो रहा है। गर्भगृह के पास कॉम्पैक्ट रोलर कंक्रीट की गहराई 14 मीटर है। नींव भराई के बाद 5 फुट मोटी कंक्रीट की राफ्ट डाली जा रही है। कंक्रीट पर 26,000 ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक रखे जाएंगे। 20 फुट ऊंचे ग्रेनाइट पत्थरों का ब्लॉक मंदिर का प्लिंथ होगा। ग्रेनाइट पत्थरों के चबूतरों के ऊपर राम मंदिर का निर्माण होगा। इस वक्त हम मौजूद है राम जन्मभूमि का मंदिर जहां बन रहा है अयोध्या में। वहीं फिलहाल फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और उसके नीचे राफ्ट बनाने की बात की जा रही है। राफ्ट का मतलब जो ये 5 फीट मोटी कंक्रीट की आप परत देख रहे हैं, ये बेसिक राफ्ट तैयार की जा रही है। पूरे मंदिर परिसर की फाउंडेशन के ऊपर एक राफ्ट बनाई जाएगी 5 फीट की और उसके बाद इसके ऊपर 20 फीट ग्रेनाइट का बेस बनाया जाएगा। जब 20 फीट ग्रेनाइट का बेस बन जाएगा उसके बाद पत्थर वाले हिस्से के साथ राम जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर पूरा होगा। इसमें आप जो ध्वजा देख रहे हैं वो ध्वजा वो स्थान है जहां श्री राम का जन्म हुआ और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को बैठकर धरती पूजन किया था या कहें कि नींव रखी थी और उसी जगह पर भगवान प्रभु श्री राम का गर्भगृह होगा और ये मंदिर की लेटेस्ट अपडेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी 2022 तक बेसिक राफ्ट बनाने का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसके ऊपर कंक्रीट के ब्लॉक रखकर बेस बनाया जाएगा 20 फीट का, जिस पर प्रभु श्री राम के मंदिर की शिलाएं जो राजस्थान से बनकर और कड़कर आएंगी उनको एक के ऊपर शिला रखते हुए मंदिर को ऊंचाई दी जाएगी। इंजीनियरिंग के नजरिए से इस मंदिर को 1000 साल के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं है बल्कि तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने राम मंदिर निर्माण की एक एक बारीक जानकारी जुटाई है। बीजेपी के मुख्यमंत्री राम मंदिर की ये सारी डिटेल अपने अपने राज्यों में ले जाएंगे। फिर जब वो योगी राज के वापसी के मिशन उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यूपी के लोगों को राम मंदिर का आंखों देखा हाल बताएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूपी में परिवार पर बड़ी चर्चा हुई थी। अखिलेश यादव ने परिवार के बहाने मोदी और योगी पर पीछे से वार किया था। इसलिए अयोध्या में बीजेपी के मुख्यमंत्री परिवार सहित आए। राजनीति की लड़ाई संकेतों के माध्यम से लड़ी जा रही है और बीजेपी यहां किसी भी एंगल से पीछे नहीं रहना चाहती। मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई
तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं। तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, इसीलिए हम आए हैं। यूपी में योगी राज के चैलेंजर बने अखिलेश यादव अयोध्या नहीं जाते, लेकिन बातें अयोध्या की ही करते हैं। अखिलेश ने जौनपुर में रैली की, उनकी रैली में भीड़ भी आई, लेकिन अखिलेश को काशी और अयोध्या का डर सताता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने 2 दिन पहले मोदी की काशी यात्रा पर कमेंट किया था। आज उन्होंने बीजेपी मुख्यमंत्रियों की अयोध्या यात्रा पर तीखा रिएक्ट किया। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है, जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे, खाने पीने की चीज़ महंगी है, ये जो सरकारी संपत्ति बेची जा रही हैं, इन तमामों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अखिलेश यादव गोल करने की कोशिश में कई बार सेल्फ गोल मार लेते हैं। जब वो धर्म कर्म की पिच पर मोदी योगी से लड़ने आते हैं तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। जौनपुर में अखिलेश ने सवाल उठाए, योगी ने लखनऊ में जवाब दिया। जब कुछ विभाजनकारी ताकतें, जिन्हें भारत की एकता पसंद नहीं, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर वंशवाद को बढ़ावा दे करके राजनीतिक प्रदूषण को पैदा करने का, आज वे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे महान विराट व्यक्तित्व के स्वामी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना जब एक राष्ट्र खलनायक, राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ करने का प्रयास करते हैं, हम सबको इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना, ये राष्ट्र नायकों का अपमान है और ये अपमान भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यूपी चुनाव से पहले खुला खेल शुरू हो गया है। यहां राम भी मुद्दा है और जिन्ना भी। बीजेपी ने अपनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ टीम उतार दी है। अखिलेश ने छोटे दलों की टीम बनाई है। लाल टोपी से रेड अलर्ट के बहाने अखिलेश से डायरेक्ट फाइट की भविष्यवाणी सीधे प्रधानमंत्री ने की है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इधर नई दिल्ली में हलचल बहुत तेज है। अजय मिश्र टेनी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और अगले 24 घंटे में बड़ी खबर आ सकती है। टेनी का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, इस पर जबरदस्त सस्पेंस है। बीजेपी के प्रवक्ता ने थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी से यह कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए अगर अजय मिश्रा टेनी का बेटा जिम्मेदार है, वो जेल में है, तो उसकी सजा पिता को नहीं दी जा सकती। लेकिन टेनी ने आज जो किया वो उन पर बहुत भारी पड़ा है। गाली गलौज की, मोबाइल छीने, धक्का मुक्की की। अगर आप देश के मंत्री हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि आप ऐसा कर सकते हैं। यह बात मंजूर नहीं की जा सकती। टेनी ने क्या किया वो वीडियो भी हमारे पास है। टेनी को लेकर राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ओवैसी क्या बोले वो भी आपको दिखाएंगे और टेनी को लेकर आखिरी फैसला क्या होगा उसका जवाब भी आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में नहीं जी, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो अजय मिश्रा टेनी ने सारे मोदी विरोधियों को मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का नया टॉनिक दे दिया है। सवाल एसआईटी की रिपोर्ट पर था, मगर मंत्री साहब गाली गलौज करने लगे। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी बेटे को ही डिफेंड करने लगे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग क्या जानना चाहते हैं? क्या ये एसआईटी से नहीं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज जब लखीमपुर में उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा एसआईटी रिपोर्ट को लेकर के, तो बुरी तरीके से भड़क गए मंत्री जी अजय मिश्रा टेनी, और निश्चित तौर पर जहां उन्हें सवालों के जवाब देने चाहिए थे वहां उन्होंने अभद्रता दिखाई और पत्रकारों से बदसलूकी भी की। इसके बाद अजय मिश्रा टेनी 5:35 की जो फ्लाइट है लखनऊ एयरपोर्ट से, वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने रास्ते में ही अपनी गाड़ी को चेंज किया है। जिस वीआईपी प्रोटोकॉल और जिस एस्कॉर्ट के साथ वो आते हैं, उस एस्कॉर्ट के साथ वो इस लखनऊ एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उन्होंने एक अलग गाड़ी का इस्तेमाल किया और 5:35 की वो फ्लाइट से, इसी लखनऊ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से उनकी जो फ्लाइट है वो चली गई है दिल्ली के लिए। दिल्ली उनको तलब किया गया है और दिल्ली में उनको जवाब देना होगा कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए इस पूरे मामले में। विपक्ष को मौका मिला, संसद में जमकर शोर शराबा हुआ, टेनी को बर्खास्त करो के पोस्टर लहराए, मोदी सैक टेनी का माहौल बना। एक बार फिर सदन के वेल में विपक्ष ने हल्ला बोला। सब कुछ पहले से वेल कोऑर्डिनेटेड था। राहुल को इन दिनों टी यानी टीएमसी की टेंशन है, मगर आज राहुल ने दूसरे टी यानी टेनी को हथियार बनाया और पहले टी यानी टीएमसी से कुछ यूं पीछा छुड़ाया। राहुल आज फुल ऑन एक्शन के मूड में थे। सुबह 9:30 बजे लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, लखीमपुर खीरी पर चर्चा की मांग की। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के सांसदों की अर्जेंट मीटिंग हुई, मोदी को घेरने की रणनीति बनी। इसके बाद राहुल 2 बार कैमरे पर आए। राउंड 1 के इंटरव्यू में कहा, Will you speak on Lakhimpur Kheri, sir? We are trying. They are not allowing. They are not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? राउंड 2 में खुल्लम खुल्ला मोदी मोदी हुआ। राहुल की जुबान पर वैसे तो टेनी का नाम था, मगर उनके सियासी टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। हाँ, यहां भी राहुल ने खुद का क्रेडिट ही ले लिया। कृषि कानून की वापसी का श्रेय अपने आप को ही दिया। वो तो हम दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे। हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है कि एक कास्ट को लेकर लड़ाई है यूपी में? एक कास्ट सच्चाई की लड़ाई है। लखीमपुर खीरी मामले की जांच अभी चल रही है। सच्चाई जल्द सामने आएगी। जिसने गाड़ी चढ़ाई वो भी नपेगा, जिसके ऑर्डर पर गाड़ी चढ़ाई गई वो भी नहीं बचेगा। मगर जो क्राइम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बहाने संसद को हाईजैक करने के पीछे का खेल कुछ और ही है। मैं समझता हूं ये बेबुनियाद विषय है, क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। इस वक्त दिल्ली से यूपी तक जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ और नहीं, शुद्ध पॉलिटिक्स है। टेनी तो सिर्फ सियासी टॉनिक है। इस वक्त सारे मोदी विरोधी इसी टॉनिक का सियासी फायदा उठाने की फिराक में है। टेनी के बहाने राहुल दिल्ली में एक्टिव है तो यूपी में प्रियंका बिजी है। खूब हैशटैग घूम रहे हैं, वीडियो चिपकाए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, नॉन स्टॉप टेनी टेनी करो और यूपी में मोदी विरोधी माहौल बनाओ। आज से ही यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा हुआ।
मुद्दे तो कई सारे थे, लेकिन मुद्दे के पीछे का हिडन एजेंडा समझना है तो इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों थे, मगर दोनों की लाइन लेंथ सेम टू सेम थी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, निश्चित तौर पर उसके बाद अजय मिश्रा टेनी के ऊपर इस्तीफे को लेकर के निश्चित तौर पर दबाव बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इस समय विधानसभा स्थित में जो है प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन करने के बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज का जो सत्र है वो हंगामेदार रहने के आसार है। अजय कुमार लल्लू जी जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उनसे बात कर लेते हैं। अजय मिश्रा जी, जिस तरीके से अजय मिश्रा जी को बर्खास्त करने की बात कही जा रही है, आप लोग आज सदन के अंदर क्या मांग उठाने वाले हैं? गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता पार्टी ये सरकार गुंडाराज करने की बात की थी। आज तो गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप है, एसआईटी ने जांच किया, रिपोर्ट दी, इन्हीं की तो एजेंसी है। स्पष्ट हो चुका है कि अजय मिश्रा टेनी का पूरा इस घटना में संलिप्तता है, उनके बेटे की संलिप्तता है। साजिशवर किसानों की निर्मम हत्या की गई। आज कांग्रेस पार्टी ने जीपीओ से लेकर यहाँ तक मार्च किया और मार्च के बाद यह मांग की कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। तमाम तरीके के देखिए सभी लोगों ने होर्डिंग्स ले रखी हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को मुद्दा बना रखा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। किसानों को कुचला है, किसानों की हत्या की है। भाजपा सरकार के विधायकों ने, मंत्रियों ने जिस तरह से जनता के साथ धोखा किया है, ये लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, जनता के मुद्दों को लेकर के सदन से सड़क तक संघर्ष कर रही है। सदन से सड़क तक संघर्ष जारी है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की अगर बात किया जाए, जो कि दूसरा मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उन लोग भी यहां पहुंचे हुए हैं और सभी का कहना है कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर विधानसभा पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं। आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यही मांग रही है कि क्यों नहीं सरकार उनको क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर नैतिकता होती तो वो इस्तीफा देते। आज अगर वो नहीं इस्तीफा दे रहे तो सरकार उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? अजय मिश्रा टेनी के लड़के को, अजय मिश्रा टेनी जी को बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के को जेल के सलाखों में डाला जाए। लगातार आंदोलन के बाद सरकार झुकी, उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के लड़के को जेल भेजा। कौन सा ऐसा कारण है? अब तो आपके विभागीय अधिकारियों ने रिपोर्ट भी दे दी कि अजय मिश्रा टेनी जी और उनके लड़के के पूरे साजिश के नाते ये घटना हुई। किसानों की निर्मम हत्या हो गई, कुचल के गाड़ी से मार डाला गया। प्रमाण है आपके पास, अब कौन सा प्रमाण चाहिए? क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री जी इवेंट में लगे हुए हैं, अभी भी हाथ हिलाने में लगे हुए हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। लखनऊ से कांग्रेस के नेता फुल ऑन प्रियंका करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के लिए बैटिंग करते हैं। दोनों पक्ष टेनी के बहाने मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जैसे ही वीडियो प्रियंका के पास पहुंचता है, बिना देर किए मोदी और योगी को टैग करके फिर से वही हैशटैग चिपका दिया जाता है। रही बात अखिलेश की, तो वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं, सीधा हमला योगी पर करते हैं, बुलडोजर लखीमपुर भेजने को कहते हैं। ये बात अब साफ हो गई है कि आरोप और जो सवाल खड़े थे कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है, आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा? अखिलेश हो, ओवैसी हो, राहुल हो या प्रियंका हो, सारे मोदी विरोधियों की एक ही डिमांड है। संसद के भीतर भी वही डिमांड लिस्ट नजर आई, संसद के बाहर भी वही डिमांड की गई, यूपी में भी वही लिस्ट पढ़ी गई। यानी लखीमपुर खीरी जांच की फुल एंड फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन फैसला सबने सुना दिया है। मैं इतना कह सकता हूं कि सब चीज की जांच निष्पक्षता से हो रही है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए इस प्रकार का स्टंट बनाना, जो व्यक्ति वहां पे रहा भी ना हो, उसके बारे में ये आगे जांच का विषय है। जब जांच होगी, जो परिणाम आएगा देखेंगे। कहा था कि अगर बेटा दोषी पाया जाएगा तो इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना कि अभी आप जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉलिटिकल स्टंट में सिर्फ एक या दो खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और सपा नहीं है, इसमें ओवैसी फैक्टर भी है, आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर्स भी हैं। इस बार दोनों ही पार्टियां यूपी में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, इसलिए बैरिस्टर ओवैसी भी खुलकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी वही लाइन पकड़ रहे हैं। SIT जो बना वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया, वरना तो मोदी और योगी सरकार उसको बचा लेती। अब जब इन SIT के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं। दिल्ली के बॉर्डर अब धीरे धीरे पूरी तरह से खुल गए हैं। टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर गाड़ियां तेज रफ्तार भर रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेड्स अब पूरी तरह हटा दिए गए हैं। 384 दिन के बाद दिल्ली के ये बॉर्डर खुले हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर अभी बड़े बड़े पत्थर के बैरिकेड लगे हुए थे, अब हटाए जा चुके हैं। दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जिस पर ट्रैफिक अब पूरी तरीके से खुल चुका है। पिछले एक साल से परेशान लोगों की दिक्कतों को और न बढ़ाते हुए सरकार ने बिना सड़कों की मरम्मत के ही फिलहाल आवाजाही को खोलने का फैसला कर लिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज चित्रकूट में ऐसी शपथ दिलवाई जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये शपथ वो 5 संकल्प हैं जिससे पूरे हिंदुत्व के कायाकल्प की बात की जा रही है। क्या है मोहन भागवत की यह शपथ, जिसका असर यूपी की राजनीति पर भी होने जा रहा है और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य का एजेंडा भी छिपा हुआ है। क्या है भागवत का नया मंत्र, देखिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जाति वर्ग भाषा पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। यूपी में चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। मिलके बार बार प्रयास करो। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एक नहीं 5 शपथ दिलवाई है और अगर मोहन भागवत की ये 5 शपथ यूपी के हिंदुओं ने भी ले ली तो ये मानकर चलिए कि पूरे यूपी में हिंदुत्व की राजनीतिक विजय सुनिश्चित है। भारत माता की। सबसे पहले ये मंच देखिए। मोहन भागवत पूरे भगवा दल के साथ मंच पर मौजूद हैं। देश के बड़े बड़े साधु और संत हिंदुत्व पर बोलने वाले वक्ता मंच पर आसीन हैं। मंच के सामने हजारों लोगों की भीड़ है और इस जोश के माहौल में मोहन भागवत ने हिंदुओं को 5 संकल्प दिलवाए हैं। ये 5 प्रतिज्ञाएं उसी चित्रकूट की धरती पर ली गई हैं, जहां पर भगवान राम ने पर्णकुटी बनाकर निवास किया था। चित्रकूट में ली गई मोहन भागवत की प्रतिज्ञा का मतलब इसलिए भी है क्योंकि चित्रकूट प्रतिज्ञा और संकल्प की भूमि है। भगवान श्री राम ने चित्रकूट की धरती पर ही सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और असुरों के संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन। इसका अर्थ है भगवान श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा भगवान राम ने तब ली थी जब भगवान राम ऋषियों पर हो रहे रावण के अत्याचारों को देखकर दुखी हो गए थे। मोहन भागवत ने भी चित्रकूट की भूमि पर हजारों लोगों को भगवान श्री राम के नाम पर शपथ दिलवाई है और साथ ही हर हिंदू से भगवान श्री राम को अपना आदर्श बनाने को कहा है। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निशिचर हीन करऊ मही भुज उठाय प्रण कीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया। वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए।
मोहन भागवत ने चित्रकूट की धरती से सारे हिंदुओं को एकता का मंत्र देते हुए दो बातें कही। पहला, अहंकार का त्याग और दूसरा, हिंदू धर्म के प्रति समर्पण का भाव। चित्रकूट भी त्याग और समर्पण की भूमि है। श्री राम की कथा और चित्रकूट का रिश्ता बहुत बड़ा है। चित्रकूट की धरती त्याग का प्रतीक है क्योंकि यहां भरत जी ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। चित्रकूट की धरती श्री राम के प्रति समर्पण का प्रतीक है क्योंकि यहीं से भरत जी खड़ाऊ ले गए और उसे अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा। इस तरह 14 साल अयोध्या में खड़ाऊ राज रहा। चित्रकूट धर्म और ईश्वर का प्रतीक है क्योंकि यहीं चित्रकूट की धरती पर भगवान राम ने जाबली ऋषि के नास्तिक मत का खंडन किया और यह उपदेश दिया कि ईश्वर में विश्वास होना चाहिए और आस्तिक रहना ही श्रेष्ठ आचरण है। यहीं चित्रकूट की धरती पर भगवान राम ने अपनी शक्ति दिखाते हुए विराध नामक असुर का वध भी किया था। और इसी चित्रकूट की धरती पर मोहन भागवत ने ये 5 प्रतिज्ञाएं खुद भी ली और दूसरों को हिंदुत्व की रक्षा की शपथ दिलाई। संकल्प लिया पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है। संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति वर्ग भाषा पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।